अभी आपने एक पॉइंट सुना, एक शब्द सुना, जैसे हमने आपको कहा था कि इसको ध्यान रखिएगा। वो शब्द था बैकवर्ड क्लास। एक शब्द था बैकवर्ड क्लास। आखिरकार बैकवर्ड क्लास है क्या? बैकवर्ड क्लास, जिसको हिंदी में पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, पिछड़ा वर्ग। आखिरकार ये बैकवर्ड क्लास है क्या? इस बैकवर्ड क्लास में कौन कौन लोग आएंगे, इस बात का निर्धारण कौन करेगा? तो इस बात का निर्धारण करने के लिए 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काका कालेलकर के अध्यक्षता में एक भारत का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग यानी बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया। बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया। इसको बीसीसी बोलेंगे, बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे काका कालेलकर। 1953 में बनाया और 1955 ने इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दी। और इस कमीशन ने कहा कि हमारे देश में 2399 यानी 2399 बैकवर्ड क्लास हैं। बैकवर्ड क्लास हैं। इन बैकवर्ड क्लास में से भी 837 जो है मोस्ट बैकवर्ड है। मोस्ट बैकवर्ड यानी अति पिछड़े हैं। भारत का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कमीशन कब बना? वह बना 1953 में। किसकी अध्यक्षता में बना? काका कालेलकर की अध्यक्षता में बना था। ये सवाल पूछा गया है कि भारत का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में बना, तो 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में बना। उन्होंने बताया, और 1955 में जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट की तो उन्होंने बताया कि भारत में 2399 बैकवर्ड क्लास हैं, उसमें से 837 बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। और उन्होंने सभी महिलाओं को, ऑल वुमेन्स को एज अ बैकवर्ड क्लास ट्रीट करने की बात की। और साथ ही साथ उन्होंने एक बात कही कि जितने भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हैं और टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं उसमें बैकवर्ड क्लास के लिए कितनी 70% सीटें आरक्षित कर दी जाए, 70% सीटें रिजर्व कर दी जाए। इन बातों को सुनने के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काका कालेलकर की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। और वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने 70% के जो आरक्षण की बात की गई उससे चौंका दिया। सुप्रीम कोर्ट को भी इस रिपोर्ट की एक सिफारिश जो कि 70% आरक्षण की थी उसको चौंका दिया। इस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अपने एक जजमेंट में कहा कि किसी भी हालत में जो रिजर्वेशन है वह 50% की सीमा को पार नहीं कर सकता है। किसी भी हालत में जो रिजर्वेशन लिमिट है वो 50% है। इसको पार करके रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। तो अगला जो बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया 1979 में मंडल कमीशन, बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया जिसे कहा जाता है मंडल कमीशन। यह जो कमीशन है यह भारत का सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था। आप भारत का जो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कमीशन बनाया गया वो 1979 में बीपी मंडल ने बनाया था। बीपी मंडल की अध्यक्षता में बनाया गया था। भारत का दूसरा जो पिछड़ा वर्ग था, पिछड़ा वर्ग आयुक्त था, कमीशन बनाया गया, वह बीपी मंडल की अध्यक्षता में बनाया गया, जिसे मंडल कमीशन भी कहा जाता है। पूछा गया है सवाल कि भारत का दूसरा पिछड़ा वर्ग कमीशन, पिछड़ा वर्ग आयोग जो बनाया गया था वो कब बनाया गया था और किसकी अध्यक्षता में बनाया गया? तो 1979 में बनाया गया था और बीपी मंडल की अध्यक्षता में बनाया गया था। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1980 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दी। रिपोर्ट में बताया गया कि देश में जो बैकवर्ड क्लास है वह है 3743 है, जहां कालेलकर ने बताया था कि देश में 2399 बैकवर्ड क्लास हैं,
वह अब बढ़कर कितनी हो गई है, 3747 हो गई है, जो देश की कुल पॉपुलेशन का कितना है, 52% ऑफ कंट्री पॉपुलेशन, इंडियाज पॉपुलेशन। इसमें एससी और एसटी को शामिल नहीं किया गया था। इसमें जो 52% पॉपुलेशन है, इसमें एससी और एसटी को शामिल नहीं किया गया था, तब यह 52% थी, 52% थी। इसके बाद इस कमीशन में सिफारिश की गई थी कि ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 27% रिजर्वेशन दिया जाए, एससीज को 15% रिजर्वेशन दिया जाए और एसटीज को 7.5% क्या दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए। कहां पर रिजर्वेशन दिया जाए, कहां पर रिजर्वेशन दिया जाए, इन गवर्नमेंट सर्विसेज, ये दिया जाए। इस तरीके से जो टोटल हमारा बैठता है ये 49.5% बैठता है, जो टोटल रिजर्वेशन है वो 49.5% बैठता है। इस तरीके से इन कैटेगरीज को, ओबीसी, एससी और एसटीज को रिजर्वेशन का लाभ भी मिल गया, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था कि 50% से ज्यादा क्रॉस नहीं किया जा सकता, वह भी यहाँ पर पूरा हो जाता है। इस तरीके से पूरे देश में मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की मांग जोर शोर से उठने लगी, और इसी को ध्यान में रखते हुए 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया। तो ये सवाल पूछा गया है कि ना, मंडल कमीशन की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया, तो वह था वीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह। इसके बाद 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने इसमें 2 चेंजेस किए। पीवी नरसिम्हा राव उस समय के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने 2 चेंजेस किए। पहला तो कहा कि ओबीसी में जो हायर क्लास में पहुंच चुके हैं या जिनका विकास हो चुका है, उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। ओबीसी में वो लोग जो अमीर हो चुके हैं, रिच हो चुके हैं, जिनका विकास हो चुका है और वो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं, ऐसे लोगों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हायर क्लास में यानी अपर क्लास में जो मोस्ट पुअर हैं, उनके लिए, जिसे ईडब्ल्यूएस भी कह सकते हैं, उनके लिए 10% आरक्षण की मांग की। उन्होंने 10% आरक्षण देने का कहा। इस 10% आरक्षण को देने की बात कही। इसके बाद में एक केस पैदा होता है, एक केस सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आता है, सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया। उस केस का नाम था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। यह केस दायर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, जिसका नाम था इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ केस। और यह केस बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें आर्टिकल नंबर जो 16 है, इसमें दिए गए सभी जो क्लॉज हैं उनको बड़ी डिटेल में एग्जामिन किया गया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी ये बात तो सही है कि ओबीसी को 27% का लाभ मिलना चाहिए, ये बात भी सही है, 27% का लाभ मिलना चाहिए। साथ ही साथ दूसरा कि जो लोग अमीर हो चुके हैं, ओबीसी में जो लोग अमीर हो चुके हैं, उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन देने के बाद भी जो रिजर्वेशन सीमा है वह 50% को क्रॉस नहीं करती है। लेकिन आपकी जो ईडब्ल्यूएस यानी अपर क्लास में जो अति गरीब है, उनको 10% का आरक्षण देने पर जो ये 50% की सीमा है ये क्रॉस हो जाती है। इसलिए आपकी ये बात बिल्कुल नहीं मानी जाएगी कि इसके आपको ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया जा सकता है। इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक शर्त भी रख दी इस केस में। सुप्रीम कोर्ट इस केस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के मामले में एक शर्त रख दी कि अगर आप रिजर्वेशन जो है
वह अपॉइंटमेंट में दे रहे हैं तो आप उसको प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ नहीं दे सकते। अगर आपने किसी व्यक्ति को अपॉइंटमेंट में ही रिजर्वेशन मिल चुका है तो उसको रिजर्वेशन का लाभ प्रमोशन में नहीं मिल सकता है। और साथ ही साथ कहा कि अपॉइंटमेंट के दौरान मान लीजिए कोई 100 सीटें हैं ओबीसी और SC/ST के लिए, उसमें 70 सीटें भर गई और 30 सीटें वेकेंट रह गई। वेकेंट सीट जो है वो उनकी संख्या कितनी है? 30 है अनफिल्ड। ये जो 30 सीटें हैं अगर इनको अगली भर्ती में जोड़ा जाएगा तो फिर एक रिजर्वेशन जो है वो 50% से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसे कहते हैं कैरी फॉरवर्ड का नियम। अगर इनको कैरी फॉरवर्ड किया गया तो इस पर क्या कहते हैं 50% का नियम लागू होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसके बाद ओबीसी में जो लोग रिच हो चुके थे उनको कहा गया क्रीमी लेयर। जो लोग रिच हो गए थे उनको कहा गया क्रीमी लेयर। और क्रीमी लेयर में आने वाले लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए एक कमीशन बनाया गया जिसे रामानंदन कमीशन कहा जाता है। रामानंदन कमीशन कहा जाता है। इसने ही क्रीमी लेयर के लोगों को पता लगाने के लिए जिस कमीशन को बनाया गया था। और वर्तमान में क्रीमी लेयर की जो सीमा है कि अगर कोई परिवार, किसी का परिवार है उसमें 8 लाख रुपए पर ईयर से कम है तो वह व्यक्ति नॉन क्रीमी लेयर में आएगा। अगर उसकी इनकम, सालाना इनकम 8 लाख रुपए से अधिक है तो वह क्रीमी लेयर में आएगा। उसके बाद 1995 में संसद ने एक कानून पास किया, एक संविधान संशोधन किया जिसे कहते हैं 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। इस अमेंडमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आप ओबीसी को अपॉइंटमेंट में लाभ देना चाहते हैं, किसको? सिर्फ ओबीसी के बारे में बात चल रही है अभी हम। ओबीसी को अपॉइंटमेंट में ही सिर्फ रिजर्वेशन का लाभ देना चाहते हैं, ये भी सही है। आप क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन का लाभ नहीं देना चाहते हैं, ये भी सही है। लेकिन एससी और एसटी को अपॉइंटमेंट के साथ साथ प्रमोशन में भी लाभ देना पड़ेगा। किस चीज का लाभ देना पड़ेगा? प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ देना पड़ेगा। ईयर 2000 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 81st अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड संवैधानिक संशोधन किया, अमेंडमेंट किया। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कैरी फॉरवर्ड की जो सीलिंग लगाई थी, कैरी फॉरवर्ड की, उसको हटा दिया। उसको क्या किया? हटा दिया। अब कैरी फॉरवर्ड क्या था? मान लीजिए कोई एक जॉब रिक्रूटमेंट आया है, कोई भर्ती निकली है जिसमें कुल 200 पोस्ट हैं, जिसमें से बीसी के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए 100 पोस्ट आरक्षित हैं। उसमें से 70 सीटें तो भर जाती हैं लेकिन 30 सीटें अनफिल्ड रहती हैं। अगली भर्ती में फिर से 200 सीटें आती हैं और उसमें से 100 सीटें बीसी के लिए आरक्षित होती हैं। 100 सीटें बीसी के लिए आरक्षित होती हैं। तो कैरी फॉरवर्ड का नियम कहता था कि ये 30 सीटें अगर इसमें शामिल की जाएंगी तो रिजर्वेशन किसी भी कीमत पर 50% से ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। अगर इनको शामिल कर लिया है तो ये कितनी हो जाएगी? 100 + 30 130 हो जाएंगी। और टोटल पोस्ट कितनी आई है? 200। तो क्या होगा? इस तरीके से देखेंगे तो ये आरक्षण 50% की सीमा को पार कर जाएगा। लेकिन जो सीलिंग हटाई, उन्होंने कहा कि ये जो 30 सीटें हैं, इन 30 सीटों को हम अलग से ट्रीट करेंगे और इस पर SC ST या OBC में से ही लोगों की नियुक्ति करेंगे, उनमें से नियुक्ति करेंगे। इन 30 सीटों को पुरानी भर्ती का जो बची हुई भर्तियां हैं, बची हुई जो पोस्ट हैं, उनमें सिर्फ अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। कैसे? बैकवर्ड क्लास के लिए, SC ST OBC के लिए। और ये जो 100 सीट हैं उनको इस भर्ती में 50% की सीमा के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। इस तरीके से हमने आपको आज आर्टिकल नंबर 16 पढ़ाया। अगले वीडियो में हम आपको आर्टिकल नंबर 17 पढ़ाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो करें ही करें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कॉल करके अपनी क्वेरी को दूर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।